गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पीति में बारिश। इस पाठ के लेखक है कृष्णनाथ। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम कृष्णनाथ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। और आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगी और ध्यान देंगे। इनका जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन किया। सम्मान, लोहिया सम्मान और मृत्यु सन 2016 में हुआ। इनकी जो भाषा शैली थी, इनकी भाषा शैली में अधिकतर यात्रा वृत्तांत ही रहते थे, ठीक है। और उसमें भाषा, इतिहास, पुराण आदि बातों को सम्मिलित किया जाता था। और इस पाठ की विचारधारा में आते हैं तो स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, अर्थात यात्रा के बारे में बताया गया है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित एक स्थान है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, ठीक है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में कम ही रहा है, अर्थात यह ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारे ऊंचे दर्रे हैं, ठीक है। कठिन रास्ता यानी जाना वहाँ सुगम नहीं है, सुगम यानी सरल नहीं है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। जबकि संचार में कुछ सुधार हो, और यहाँ पे संचार का साधन भी उतना नहीं है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। अर्थात यहाँ पर वहाँ के राजाओं के बारे में बताया गया है कि जो एक दूसरे से बहुत डरते थे, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकते हैं। वसंत में भी 170 मील जाना यहाँ कठिन है। शीत में प्रायः असंभव, अर्थात ठंड में यहाँ पर जाना बिल्कुल असंभव होता है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग था, अर्थात यह एक भारतीय साम्राज्य का अंग था। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही, तब भी प्रायः स्वायत्त रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वहीं तो तुपचेलिंग गोनपा में मैंने देखा। अब यहाँ पे लेखक जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे हर राजा का बसंत के समय आते जाते रहते थे, तो कभी कोई राजा तो कभी कोई राजा, परंतु सिर्फ वहाँ के राजा लोग ही यहाँ आते थे, बाकी कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं आ पाते थे। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आँख बंद कर, चांगमा तक तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोलकर उठे। अब यहाँ पे बता रहे कि डायनामाइट का जब विस्फोट हुआ तो लाहुली क्या हो गए, आंखें बंद करके सब ठहर सा गया। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 ही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया। इंपीरियल गजेटियर अर्थात ये क्षेत्रफल का जो अनुमान लगाते थे उनके बारे में बताया गया है कि उनके अनुसार ये 2155 वर्ग मील है। लाहौल स्पीति का शासन ब्रिटिश राज्य से भारत को जस-तस मिला। अंग्रेज़ों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत पर प्रवेश करना चाहते थे।
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार अंग्रेजों के अधीन से यह भारत को मिला और भारत से फिर यह किस प्रकार कार्य होने लगा। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसमें लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर को भेज देते थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार वहाँ का काम होता था स्पीति और लाहौल में, इस चीज़ को बताया गया। और 1966 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया और यह सबसे दुर्गम क्षेत्र हो गया, अर्थात यहाँ पे जाना बहुत कठिन था, इसलिए इसे दुर्गम क्षेत्र माना गया। अब यहाँ पे बताया गया 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अर्थात ये जो शहर है किस जगह पे है, ठीक है। और स्पीति में बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि मुझे स्पीति नदी से के प्रति एक प्रेम भाव है कि यहाँ पर किस प्रकार कार्य होता है, ठीक है। आगे है स्पीति में के अलावा पिन की घाटी भी बहुत प्रसिद्ध है। मान भाई से किस्सा इसका सुना है, अत्यंत भीड़ और वीरान है। अब वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है पीन घाटी, ठीक है। ये बहुत ही नदी नहीं घाटी है, पीन घाटी, ये बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे अब इसका नाम बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग ही बसते हैं। अचरज की बात तो यह नहीं है कि यहाँ कम लोग हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए ठंड में ठिठुर रहे, सिर्फ एक फसल उगाते हैं यहाँ के, अर्थात स्पीति के बारे में बता रहे लिखा कि वहाँ के लोग सिर्फ एक फसल ही उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है घर गर्म कर सकें। अर्थात वहाँ पे बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे कोई चीज़ का मिलना दुर्भर है। स्पीति नदी के साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। अर्थात इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार एक स्पीति एक ऐसा स्थान है जो हमारे भारत का ही हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा होने के बावजूद भी उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार, अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। और लेखक बता रहे कि यहाँ कहीं यह बौद्धों के माने यंत्र के नाम पर तो नहीं, ओम मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महाम्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। अब यहाँ पे लेखक वहाँ पे जो जो चीज़ है उस चीज़ के बारे में तुलना करते हुए बता रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है, उसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, ना इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। मैं एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस, इन ऊंचाइयों में होड़ लगाना मृत्यु है। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि स्पीति में बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं, जिन चोटियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। लेखक का कहना है कि ये जो ओम मणि पद में हूँ एक ध्वनि मंत्र है, यह साधना का मंत्र है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया, उसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति हुई। अब आगे लेखक बताते कि लाहौल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, यह वह अभ्यास दोष के कारण। यहाँ जून से सितंबर तक की अल्पकालिक वसंत ऋतु है और शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 अंश सेल्सियस सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री किया गया है। लेखक बता रहे हैं कि यहाँ का तापमान किस प्रकार रहता है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना ही वहाँ गंध होती है, ना ही कोई खुशबू होती है।
दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगते हैं, अप्रैल मई तक रहती हैं। अर्थात इस पाठ में लेखक वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार का यह स्थान है, यहाँ पे सिर्फ यही दो ऋतुओं का आगमन होता है। लेखक यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार विंध्याचल में बारिश होती है, तो हिमाचल की इन घाटियों में नहीं। अर्थात लेखक का कहने का प्रयत्न है कि लाहौल स्पीति के नर नारी कभी समझ ही नहीं पाएंगे इसकी जो दृश्य हैं। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें दो किस्म का जौ और गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें जो मुख्य हैं, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं और उन पर बनाए गए कुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है। स्पीति नदी का इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। आगे हैं, लेखक बता रहे हैं कि यहाँ नालियाँ पहाड़ों के किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम का नहीं है। अर्थात वहाँ जो पानी नदी का तट है वो इतने चौड़े हैं कि पानी किसी काम का नहीं है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ का जल उलीचा हुआ है। पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। स्पीति विशेषकर वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर था, यानी पिछला भाग था। और इस समय कौन? लैम्प की लौ तेज खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो रहा था। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों तक बारिश हुई है। अब इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर लोगों का जाना कठिन है, लेकिन यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। इस पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयत्न किया है कि जिस स्थान पर जाना कठिन होता है वह स्थान ऐसा नहीं कि सुंदर ना हो, वह बहुत अधिक सुंदर है। लेखक यह दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना कठिनाई भरा है, यहाँ पे जाना कितना कठिन है। इन सारी बातों को लेखक ने इस पाठ में बताने का प्रयत्न किया है। प्रश्न अभ्यास। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला है, इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता है? इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर जाना ही दुर्भर है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ जाकर यहाँ के इतिहास के बारे में कैसे कोई जानकारी दे पाएगा? लेखक जैसे तैसे वहाँ पहुँच गए, तो लेखक ने इस चीज़ का वर्णन किया। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ना ही उन्हें सही से ढंग से पानी मिलता है, ना ही उन्हें खाने पीने की सही ढंग की सुविधा है। लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? क्योंकि लेखक का मानना है कि ये जो मंत्र है यह बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर के ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। और लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि इस पहाड़ी में इस बीज मंत्र का ही महात्म्य है कि यहाँ इस श्रेणी पर एक अलग प्रकार का विचार आता है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लम्हाओं के जाप से उदास होगी। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह? लेखक ने युवा वर्ग से यह आग्रह किया है कि इस स्थान को सभी ने उपेक्षित कर दिया है। ठीक है, तो इस स्थान का लेखक लोगों से, युवा वर्ग से यह आग्रह करते हैं कि युवा वर्ग आए और इस स्थान को देखें। यहाँ पे भी बहुत उन्नति के साधन हैं। वर्षा, नेक्स्ट कोई, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जब
वर्षा होती है तो यहाँ चारों ओर थोड़ी बहुत भी हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पे एक अलग दृश्य ही प्रस्तुत होता है। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।